मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज पढ़ेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपका हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। तो हमें पता है कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन बी यूज फॉर मल्टीपल पर्पजेज लाइक कैलकुलेशन पर्पज एंड स्टोरिंग समथिंग और स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन एनालिसिस पर्पज। तो ये काफ़ी सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। और किसके लिए यूज़ होता है? काफ़ी सारे इसके फंक्शंस हैं। कैलकुलेशन हो गया, रिकॉर्ड कीपिंग हो गया, आपके सारे रिकॉर्ड्स डेटा ये रखता है, मेंटेन करता है। अब इसके अगर हम लोग बात करें कंप्यूटर के टाइप्स की, तो ये 3 टाइप का होता है। एक होता है आपका डिजिटल, दूसरा होता है एनालॉग और तीसरा होता है हाइब्रिड। और जो हाइब्रिड होता है वो इन दोनों का कम्बिनेशन होता है। डिजिटल और एनालॉग का कम्बिनेशन होता है आपका हाइब्रिड। कंप्यूटर के वर्किंग प्रोसीजर की बात करें तो इसमें एक आता है हार्डवेयर, क्या क्या हार्डवेयर्स होते हैं और क्या क्या सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अब हार्डवेयर में आपको पता है कि इसके अंदर हम लोगों का होता है CPU, मेमोरी और इनपुट डिवाइस और आपका आउटपुट डिवाइस। फिर बात आती है आपकी मेमोरी है। कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी क्या होता है? वी ऑल नो कि मेमोरी इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। तो इट इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन विच इज यूज टू स्टोर डेटा। ठीक है, डेटा को स्टोर कराने का काम करता है इंस्ट्रक्शंस और ऑल्सो होल्ड्स द डेटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। तो इसको हम लोग 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं आपकी मेमोरी। एक होता है प्राइमरी मेमोरी। मेमोरी को जो है हम लोग 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है प्राइमरी, एक होता है आपका सेकेंडरी। प्राइमरी में हम लोग पढ़ेंगे रैम रोम के बारे में और सेकेंडरी में हम लोग जानेंगे हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव एंड वेरियस अदर सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस। तो रैम रोम क्या होता है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का होता है फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। ओके, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी में क्या फर्क है? रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है आपका वो आपका वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल मेमोरी का मतलब है कि अगर आप इस मेमोरी के अंदर जितनी भी डेटा स्टोर रहता है, जितना भी डेटा स्टोर रहेगा, अगर आपका कंप्यूटर एक बार स्विच ऑफ हो जाता है या टर्न ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है, तो उस मेमोरी के अंदर का सारा डेटा खत्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा और अगली बार आप जब कंप्यूटर आप ओपन करेंगे तो उसमें कुछ भी नहीं रहेगा, वो पूरा ब्लैंक रहेगा। तो ये एक वोलाटाइल मेमोरी हम लोग इसको कहते हैं। दूसरा, ये हम लोग इसमें रैंडमली डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। वी कैन एक्सेस डेटा रैंडमली। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आपने पहले के ज़माने में आप लोगों ने कैसेट रिकॉर्डर्स देखे होंगे जो प्ले होते थे और क्या होता था, एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होता था। जो ये मैग्नेटिक स्ट्रिप को एक हेड जो है उसको टच करता था और वो आपका सॉन्ग प्ले होता था। इसकी टेक्निक क्या थी कि अगर हम लोगों को फर्स्ट सॉन्ग से 4th सॉन्ग पे जाना है तो हम लोग को सॉन्ग नंबर 2, सॉन्ग नंबर 3 को भी प्ले करना पड़ेगा। इसमें आप लोगों का टाइम लगता था। अगर प्ले नहीं करना पड़ेगा तो कम से कम इसको फॉरवर्ड करना पड़ता है, तो उसमें कुछ आपका टाइम लगता था। लेकिन जब CD वाला टेक्नोलॉजी आया कि हम लोग जो भी सॉन्ग CD के थ्रू प्ले करते थे, तो हम लोग फर्स्ट सॉन्ग से 4th सॉन्ग पे रैंडमली चले जाते थे। वी कैन रैंडमली स्विच फ्रॉम सॉन्ग नंबर 1 टू सॉन्ग नंबर 4th। ठीक है, तो इससे आपका क्या होता था, इसको हम लोग रैंडम एक्सेस कहते हैं, तो इसमें आपका टाइम आपका कम लगता है। इसको इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए 199 चैनल नंबर, आप अगर टीवी देख रहे हैं 199 चैनल नंबर पे आप हैं और आपका फेवरेट शो जो है 235 पे आ रहा है, तो अगर 200, 201, 202 करके आपको जाना पड़े 235 तक बार बार, तो वो बहुत ही इरिटेटिंग होता है, वो आपका बहुत टाइम टेकिंग होता है। या एक शॉर्ट तरीका है कि 199 से हम लोग 235 प्रेस किए और डायरेक्ट 235 पे चले गए। ये आपका शॉर्टकट तरीका था, तो इससे आपका टाइम आपका बचता है। तो ये हम लोग इसको बोलते हैं रैंडमली एक्सेसिंग डेटा और इसको हम लोग बोलते हैं सिक्वेंशियली एक्सेसिंग डेटा। ठीक है, तो रैंडमली एक्सेसिंग डेटा की वजह से हमारा टाइम कम लगता है। तो इसका एक फीचर ये है कि वी कैन रैंडमली एक्सेस डेटा फ्रॉम रैम। उसके बाद तीसरा फीचर है कि इसमें रीड और राइट दोनों परफॉर्म होता है। रीड भी कर सकते हैं इसको, इसमें राइट भी कर सकते हैं। इससे हम लोग पढ़ भी सकते हैं और इसके अंदर कुछ लिख भी सकते हैं। रीड ओनली मेमोरी क्या होता है? ये आपका नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। नॉन वोलाटाइल होता है। नॉन वोलाटाइल का मतलब अगर कंप्यूटर आपका शटडाउन भी हो जाता है तो भी मेमोरी के अंदर से जो डेटा स्टोर्ड है वो नहीं जाता है। जो भी इंस्ट्रक्शन इसके अंदर स्टोर्ड है, रीड ओनली मेमोरी से वो डेटा नहीं जाता है। दूसरा चीज़ है कि इसमें हम लोग सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट परफॉर्म हम लोग कोई भी राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, सिर्फ रीड कर सकते हैं।
इसके बाद बात आती है सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी में आपका हार्ड डिस्क होता है, सीडी डीवीडी होता है, पेन ड्राइव होता है, फ्लॉपी डिस्क होता है जो बहुत पहले यूज़ होता था, मैग्नेटिक टेप होता है जिसके बारे में बता रहा था कि मैग्नेटिक कैसेट्स जो होते हैं, ठीक है। तो ये सब आपका सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस हैं। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस का जो साइज़ होता है वो प्राइमरी मेमोरी से बड़ा होता है। प्राइमरी मेमोरी की जो होती है साइज़ कम होती है, लेकिन प्राइमरी मेमोरी का जो स्पीड होता है वो ज़्यादा तेज़ होता है। प्राइमरी फास्टर होता है, सेकेंडरी स्लोअर होता है, लेकिन सेकेंडरी में मोर स्पेस होता है, स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोग जो स्टोर करते हैं वो हम लोग सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करते हैं, और जो डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है वो कहाँ पे रखा जाता है, प्राइमरी मेमोरी में। मान लीजिए कि आपकी जो मम्मी हैं वो आपके लिए खाना बना रही हैं, तो किचन में उनका एक डैशबोर्ड है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उन्होंने छोटे छोटे बर्तनों में या छोटे छोटे डिब्बों में उन्होंने अपने सारे सामान रखे हुए हैं कि मसाला कहाँ है, हल्दी कहाँ है, ये सारे सामान उन्होंने रखा हुआ है और वो अपना कुकिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर इसमें से वो ख़त्म हो जा रहा है तो फिर एक स्टोर रूम है, स्टोर रूम में भी सामान रखा होगा जहाँ से वो उसको एक्सेस करते होंगे और आपको वो प्रोवाइड कराते हैं। हर चीज़ के लिए अगर स्टोर रूम एक्सेस करेंगे तो आपका खाना बनाने में टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो डेटा बहुत फ्रिक्वेंटली एक्सेस होता है जैसे हल्दी हो गया, तेल हो गया, तो मम्मी लोग क्या करती हैं कि इसको यहाँ पे रखती हैं ताकि उन लोग को तुरंत मिलता जाए और वो खाना तुरंत बना दें। तो यही सारा कॉन्सेप्ट आपका कंप्यूटर में भी होता है। सेकेंडरी मेमोरी में डेटा बहुत बल्क में रखा जाता है, लेकिन प्राइमरी मेमोरी बहुत छोटी सी मेमोरी होती है, और अगर कोई प्रोसेसिंग होती रहती है तो जो भी डेटा चाहिए होता है इसी प्राइमरी मेमोरी में रहता है, और प्राइमरी मेमोरी से वो डेटा को एक्सेस करता है प्रोसेसर, आपकी इसकी प्रोसेसिंग करेगा और टेम्पररी कुछ देर के लिए वो प्राइमरी मेमोरी में डेटा को वापस रखता है, स्टोर करता है, जहाँ से वो सेकेंडरी मेमोरी के पास जाता है। इसकी फंक्शनैलिटी ऐसे समझिए कि ये आपका सीपीयू है। सीपीयू के अंदर 3 चीज़ होता है, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एक होता है सीयू और एक होता है रजिस्टर्स। रजिस्टर्स जो होता है बहुत ही छोटे अमाउंट का मेमोरी होता है, बहुत छोटा मेमोरी होता है। तो सीयू अब क्या करता है, रजिस्टर से डेटा उठाता है, एएलयू को प्रोवाइड कराएगा, एएलयू उस पर कैलकुलेशंस करेगा, और एएलयू क्या करता है, उसको कैलकुलेशंस करने के बाद सीयू वापस उस एएलयू से डेटा लेने के बाद उसको वो रजिस्टर्स को प्रोवाइड करा देगा, और रजिस्टर्स में डेटा वो थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है, जहाँ से वो सेकेंडरी मेमोरी के पास वो चला जाता है या फिर वो आउटपुट डिवाइसेस के पास चला जाएगा। तो इस तरीके से इसकी प्रोसेसिंग होती है। तो रैम के आपके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्टैटिक रैम और एक होता है आपका डायनामिक रैम। वहीं रोम की बात करें तो रोम के भी 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम, दूसरा होता है ईपी रोम, ईपी रोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, और थर्ड होता है आपका EEP रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तो आप लोग ये सोचते होंगे कि अगर रोम में हम लोग कुछ लिख नहीं पाते तो रोम का फ़ायदा क्या है, क्योंकि रैम में तो फिर भी हम लिख ले रहे हैं, रोम में तो लिख भी नहीं पाते। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि रोम एक बहुत छोटी सी चिप होती है, तो जब कंप्यूटर आपका मैन्युफैक्चर होता है तो उसी चिप में कुछ इंस्ट्रक्शंस को लिख दिया जाता है और कंप्यूटर के साथ उसको इनबिल्ट या एम्बेड किया जाता है। तो कंप्यूटर जब भी आप टर्न ऑन करते हैं यानी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला क्या एग्जीक्यूट होता है, सबसे पहला आपका जो एग्जीक्यूट होता है वो होता है रोम के इंस्ट्रक्शंस। रोम के इंस्ट्रक्शन सबसे पहले एग्जीक्यूट होते हैं और उस इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन कीजिए। तो वो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ओपन होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया आपका, जैसे विंडोज़, और इस तरीके से कंप्यूटर आपका स्टार्ट होता है। लेकिन आपका मान लीजिए कि किसी दिन विंडोज़ आपका करप्ट हो गया, विंडोज़ आपका ख़राब हो गया, तो आपका क्या कंप्यूटर ख़राब हो गया? नहीं। तो आप क्या करते हैं, रोम में जाते हैं, रोम में जाके जो इंस्ट्रक्शन है कि विंडोज़ पढ़ना है, विंडोज़ को ना पढ़ के वो क्या इंस्ट्रक्शंस को क्या चेंज कर देते हैं कि अब आपको CD DVD पढ़ना है, CD DVD पढ़ना है। और हम लोग क्या कर देंगे, कंप्यूटर के CPU में हम लोग CD या DVD लगा देंगे जिसके अंदर एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, नया विंडोज़ होता है। और हम लोग जब दोबारा कंप्यूटर रीस्टार्ट करते हैं तो वो क्या करता है, रोम आपका विंडोज़ ना पढ़ के वो आपका CD DVD का इंस्ट्रक्शंस पढ़ता है, जिसमें आपका एक नया विंडोज़ रहता है जिसको वो इंस्टॉल करता है। और जब नया विंडोज़ इंस्टॉल करेगा तो पुराना अपने आप डिलीट हो जाएगा। तो जो पुराना अपने आप डिलीट होता है वो करप्ट विंडोज़ होता है, वो रिमूव हो जाता है और इस तरीके से नया विंडोज़ आपका इंस्टॉल हो जाता है। इसीलिए हम लोग सुनते हैं कि जब आपका विंडोज़ ख़राब हो जाता है तो उसकी फॉर्मेटिंग होती है। तो रोम जो होता है ये इस प्रोसीजर के लिए होता है।
अगर रोम नहीं रहेगा तो अगर कंप्यूटर आपका किसी दिन खराब हो गया तो हम लोग आपके कंप्यूटर को रिकवर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए रोम जो है उसके इंस्ट्रक्शंस को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम लोग सिर्फ उसमें प्रेफरेंसेस बदल सकते हैं। प्रेफरेंसेस का मतलब अगर प्रायोरिटीज चेंज कर सकते हैं कि अगर पहली प्रायोरिटी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरी प्रायोरिटी आपकी CD DVD है, तीसरी प्रायोरिटी आपका पेन ड्राइव का डेटा पढ़ना है, ठीक है। तो वो क्या करता है, कभी आप पेन ड्राइव को ऊपर कर देते हैं, जैसे कि आपके पास CD DVD नहीं है, आपके पास पेन ड्राइव में नया ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो CD DVD को मत सेलेक्ट कीजिए, पेन ड्राइव को प्रायोरिटी दे दीजिए, तो आपका पेन ड्राइव से नया आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा और जो पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रिमूव हो जाएगा। और अगली बार जब आपका कंप्यूटर आपका पूरी तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा तो रोम में जाके फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को आप प्रेफरेंस दे देंगे, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अपना एग्जीक्यूट होता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रोम का ये वर्क होता है। एक और डिफरेंस है रैम और रोम में कि रैम की साइज जो होती है वो बड़ी होती है, बिगर मेमोरी होती है, और रोम जो होता है वो आपका बहुत ही स्मॉल मेमोरी होता है। कुछ MB का डेटा होता है, वो 64 MB या 128 MB ऐसे करके उसका जो छोटा सा चिप रहता है। और रैम क्या होता है, 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB रैम होता है। आप लोग सुने भी होंगे, जिस कंप्यूटर में रैम जितना ज़्यादा होता है, जिसकी साइज़ ज़्यादा होती है रैम की, उसकी प्रोसेसिंग उतनी तेज़ होती है। तो रैम जो होता है वो आपका फास्टर होता है, रैम फास्टर है, और रोम जो है वो आपका स्लोअर है। रोम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं रोम के अंदर, उनको हम सॉफ्टवेयर नहीं कहते, उनको हम लोग फर्मवेयर कहते हैं, ठीक है। और ये इंस्ट्रक्शंस रहते हैं कि कंप्यूटर अगर आपका स्टार्ट होगा तो उसमें कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, तो इसी इंस्ट्रक्शंस को हम लोग बायोस कहते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फिर हम लोग बात करेंगे यूनिट्स ऑफ मेमोरी की। तो मेमोरी यूनिट इज द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द स्टोरेज यूनिट। जैसे आपका ये कंप्यूटर मेमोरी है, तो इसमें जो सबसे छोटा ब्लॉक होता है, स्मॉलेस्ट ब्लॉक, इसको हम लोग बोलते हैं बिट। और इस बिट के अंदर या तो 0 या तो 1, इन दोनों में से कोई एक डेटा स्टोर हो सकता है एक टाइम पे। दोनों एक साथ स्टोर नहीं हो सकते, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, 1 1 0 1 ऐसे करके आपका स्टोर होगा। तो बिट इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट। तो आप कहेंगे सर हम लोग तो नेम टाइप करते हैं, अपना नाम टाइप करते हैं, ABCD टाइप करते हैं, वो तो कैलकुलेशन करता है। अगर कंप्यूटर को 0 और 1 की भाषा आती है तो फिर वो ABCD कैसे कैलकुलेट कर लेता है या कैसे परफॉर्म कर लेता है, या जो भी इसको करना है। तो मैं कहूँगा कि ये ABCD को 0 1 में कन्वर्ट करता है। कैसे, देखिए, पहले एक चीज़ जान लीजिए, कैपिटल A की वैल्यू होती है 65, स्मॉल a की वैल्यू होती है 97, कैपिटल B की वैल्यू होती है 66, स्मॉल b की वैल्यू होती है 98 एंड सो ऑन। इसको हम लोग बोलते हैं ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये 8 बिट्स को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स 8 बिट्स, यानी 8 बिट्स की समूह को रिप्रेजेंट करता है। तो 65 है, अब देखिए 65 है, इसको आपने कैसे कन्वर्ट किया बाइनरी में। 65 है, इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 32 या 64 रिमाइंडर आया 1, 2 16 या 32 रिमाइंडर आया 0, 2 8 या 16 रिमाइंडर आया 0, 2 4 या रिमाइंडर आया 0, 2 2 या 4 रिमाइंडर आया 0, 2 1 या रिमाइंडर आया 0। अब इसको नीचे से ऊपर ले जाइए, यानी इस वाले 1 को पहले लिखिए, फिर 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1, ये आपका स्टोर हो गया। नीचे जो हम लोग 2 लिखते हैं वो दिखाते हैं कि वो बाइनरी है। तो आप कहेंगे सर ये तो 8 बिट्स में रिप्रेजेंट है, आपने तो सिर्फ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 लिखा है। तो हम लोग इसको ऐसे बोलेंगे 0, यानी इसके आगे एक 0 लगा देंगे और पूरा सेम टू सेम यहाँ लिख देंगे 1 0 0 0 0 0। तो ये आपका 8 बिट रिप्रेजेंटेशन होगा। इसको हम लोग बोलेंगे 8 बिट्स या 1 बाइट। तो ASCII कोड जो होता है वो अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स को, यानी इंग्लिश के ABCDs को वो नंबर में कन्वर्ट करता है। और नंबर को हमने देखा कि A को हम लोग कैसे 1 1 1 0 0 0 0 0 1 में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, 2 3 4 5। तो सिमिलरली हम लोग जब क ख ग लिखते हैं, जैसे हमने क लिखा, ख लिखा, या जो हम लोग हिंदी में लिखते हैं, तो इसका भी कोई ना कोई यूनिकोड होगा। तो इसको हम लोग यूनिकोड बोलते हैं, और इसको भी हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे ASCII जो है वो आपका
8 बिट है, यूनिकोड आपका 16 बिट है या 2 बाइट्स है। सबसे स्मॉलेस्ट होता है 1 बिट, 8 बिट को हम लोग बोलते हैं 1 बाइट, 1024 बाइट को हम लोग कहते हैं 1 किलो बाइट, 1024 किलो बाइट को हम लोग बोलते हैं 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट को हम लोग बोलते हैं 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट को हम लोग बोलते हैं 1 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट को हम लोग बोलते हैं 1 पेटाबाइट। अब 1024 पेटाबाइट्स को हम लोग बोलते हैं 1 एक्साबाइट। थैंक यू।